न्यू यॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने मुझे इफ़ यू लेट मी कोट अ सेंटेंस फ्रॉम दिस ये थिंक टैंक है, देयर इज़ नो लो कास्ट इजी क्लीन मिलिट्री ऑप्शन अवेलेबल इन द केस ऑफ ईरान। नीचे वो लिखता है देयर इज़ अ रियल रिस्क दैट देयर विल बी अमेरिकन लाइव्स लॉस्ट। और फिर आगे उसने ये भी बताया कि 1200 से 1900 किलोमीटर तक इसकी है रेंज, इनके पास मिसाइल्स की, मल्टीपल सिटीज़ इजराइल के हिट होंगे। और साथ एक खबर और भी आज आई, मैंने देखी एक वेबसाइट पे कि एक AI जनरेटेड वीडियो भी शायद ईरान की तरफ से गई है, कहा जा रहा है कि जिसमें उन्होंने ये बताया है कि ये होगा एक्सटेंट ऑफ दी रिएक्शन फ्राम और आपका नुकसान। तो क्या एक जो खबर आ रही है एयर कमोडोर साहब, ये फरमाइए कि जो अभी तक ट्रंप को जो सीरियस उनके स्ट्रेटजिस्ट हैं वो रोक रहे हैं कि ही शुड नॉट गो फॉर इट, तो ये कर ले अगर ज़बानी जमा तफरीक से कुछ होता है। तो हाउ डू यू लुक एट इट साहब? और फिर बाद में मसूद खान साहब आपकी खिदमत में भी हाजिर होता हूँ। जी चिश्ती साहब। जी काज साहब, अगर मैं साउंड रिपीट करूं तो मैंने अभी एक अपनी डॉक्यूमेंट्री चैनल पर डाली थी, उसमें मैंने उसका टाइटल यही था, व्हाई ईरान यूएस वॉर इज डिफरेंट एंड डेंजरस। उसमें भी मैंने यही कहा था कि टाइम रनिंग आउट हो रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप के पास, ईरान के पास नहीं, क्योंकि वो 3-4 हजार साल पुरानी तारीख है और उनकी जो लीडरशिप है कई दिहाइयों पर छाई हुई है। यहाँ पर तो एक सदर आता है और जाता है अमेरिका का, और इम्पल्सिवली एक सदर लो प्ले करता है, दूसरा जंप अप कर देता है सारे सिनेरियो को। तो अभी मेरा उसमें भी मानना डॉक्यूमेंट्री में यही था और अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि बुनियादी तौर पर अमेरिकन लोग जो हैं वो एट्रिशन शाय कौम है बुनियादी तौर पर। आप अफगानिस्तान पे जब वो आए, लीबिया में गए, इराक में गए, तो उन्होंने 44 मुल्कों का एक बनाया, कंसोर्शियम बनाया या एक ग्रुप बनाया, से एक हल्की सी रेजोल्यूशन पास करवा ली और जाकर हमला कर दिया। एथिकली, मॉरली, मिलिटरीली बहुत उनको लगा हम हाई ग्राउंड पर हैं। लेकिन इस दफा सिर्फ अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक ही मुल्क शायद दे रहा है कि आप वेनेजुएला प्लस जरा सा ऑपरेशन करें तो ईरान आपके हाथ में आ जाएगा, और वो इजराइल कह रहा है, जाहिर है। लेकिन जो मैं उसको स्टडी कर चुका हूँ ईरानियन सिस्टम्स को अब तक, और 7 महीने से ईरानियन खुद भी हाथ पर हाथ बंद कर नहीं बैठे हुए थे। उन्होंने बहुत वेपन्स खरीदे हैं, सरफेस टू एयर बहुत खरीदे हैं, ड्रोन्स, शायद वो सबसे बड़ी पावर बनना चाहते हैं इस रीजन के अंदर। उन्होंने मिसाइल बैलिस्टिक अपने साथ आर्सेनल बढ़ाया है, HQ-9B मिसाइल लिया है। तो इतने के साथ अगर वो अमेरिका को हल्का सा डेंट भी डाल दें तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकन प्रेसिडेंट एक फेस सेविंग होगी या उनको ऐसी मिलेगी कि वो कहें कि बहुत बड़ा मैंने अचीव करे। और ईरान ने किसी स्टेज पर इनके एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं डुबोने, उन्होंने इनको एम्बैरस करना है बुनियादी तौर पर, और एक ओपिनियन अपने हक में बदल देनी है कि एक हम पर हमला करना गलती थी। और आई थिंक उनका अल्टीमेट टारगेट ये नहीं है कि अमेरिका को शिकस्त देकर भेजेंगे, अमेरिका को एम्बैरस करके भेजना चाहते हैं, जो मेरा मानना है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, यही आपकी लेकिन ब्रिगेडियर साहब, जो चिश्ती साहब ने फरमाया है कि वो अमेरिका को एम्बैरस करना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका एम्बैरस हो रहा है। लेकिन जो चीज़ सामने आ रही है कि $12 मिलियन खर्चा है एक बहरी बेड़े का, दूसरा बहरी बेड़ा अभी बहरा रूम में आ गया है, एक वहाँ पर ओमान के पास जो है वो मौजूद है, और दीगर मैं आज एक डाटा पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ है कि 16 छोटे बड़े बहरी बेड़े जो हैं वो मशरक़ वस्ता में मुख्तलिफ जगहों पर जो हैं वो तैनात हैं। इतना बड़ा असला और इतने बड़े वहाँ पर हथियार ला के वहाँ पर जो है वो घेराबंदी करना और फिर सिर्फ फेस सेविंग जो है वो लेना, ये यहाँ तक हम बात कर सकते हैं? या जो इजराइल कह रहा है, वेटकॉफ भी का बयान आज चल रहा था कि ईरान जो है वो 1 हफ्ते की दूरी पर है एटम बम से, कि वो एटम बम बना सकता है या उसने बना लिया है, और इस हवाले से भी उनको जो है वो तशवीश है। और इस हवाले क्या ये सारे अगर मुहरकात देखे जाएं तो क्या ये हमला होगा, नहीं होगा? अगर होगा तो कितना बड़ा हमला हो सकता है, और अगर हमला हो गया तो ये जंग कहां तक जा सकती है? स्टेज तो ऑलरेडी सेट हो चुका है, और जिस तरह से इंसर्कलमेंट ईरान की हो चुकी है, और देखें USS जेराल्ड फोर्ड मेडिटेरियन में है, मेरे ख्याल में आज इन्होंने कहीं पहुंचा था गल्फ ऑफ ओमान वाली साइड पर, तो वो है इब्राहिम लिंकन वहाँ पे है, जहाज तमाम तैयार हैं, और इसके अलावा 5th फ्लीट भी तैयार है, अल उदैद बेस में वहाँ तैयार है, जॉर्डन में 60 फाइटर जेट्स वहाँ पहुंचे हुए हैं, और इसी तरह तुर्कमेनिस्तान में प्रेजेंस है, स्पेशल फोर्सेस तुर्कमेनिस्तान में MC-130s वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सो एक जाल हर तरफ से है, देखें। लेकिन जो काजी साहब बात कर रहे थे, लेकिन अभी उसमें देखें अगर वो शॉर्ट रेंज मिसाइल यूज करते हैं तो वो भी पर्शियन गल्फ से आगे निकलते हैं। जब आप मीडियम रेंज पे जाएंगे तो वो तुर्की तक, इवन इजिप्ट तक जाके स्ट्राइक कर सकते हैं। तो तमाम उनके बेसिस जो हैं, देखेगा जब ईरान पे हमला होगा फिर ईरान कंप्रोमाइज नहीं करेगा, उस सूरत में ईरान स्ट्राइक करेगा। अगर जॉर्डन में है तो जॉर्डन में खाली बेसिस पे नहीं जाएगा,
जो बाकी जो दूसरे लोकेशन से वहाँ पे भी साइट्स होंगे तो उससे एलिजिबिलिटीज होंगे। अमेरिकन देखे आज दो कुछ ट्रुप्स उन्होंने विड्रॉ किया, लेकिन मेजॉरिटी अभी भी खिते में है। एलिजिबिलिटीज वहाँ पे भी हो सकती है। गल्फ कंट्रीज के अंदर बहुत सारी मैसिव एलिजिबिलिटीज हो सकती हैं। सो उसके मुज़म्मरात जिससे कहते हैं ना वाइडर कॉन्फ्लिक्ट के बहुत सारे चांसेस है। दैट्स वाई देखें कि अब वापस जो है ना ट्रम्प के लिए बड़ी एम्बेरसिंग सिचुएशन होगी। अगर वो इवन वो कहते हैं न्यूक्लियर डील पे कर लेता है, अगर 3% पे बात हो जाती है तो व्हाट इज द अचीवमेंट लोग पूछेंगे, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं। ये तो 2015 में अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, और फिर इसके बाद इजराइल तो कह रहा है भाई आप बैलिस्टिक मिसाइल वाली बात करें। अगर वो बात नहीं होती तो इट मीन्स कि वो इजराइल समझता हमारे लिए तो तबाही मच जाएगी। तो एक ऐसी सिचुएशन में है कि अभी पीछे हटते हैं तो मुश्किलात है। सो देयरफॉर लाइकली है कि इसमें स्ट्राइक्स करेंगे। और मैं एग्री करता हूँ, जिस तरह कमोडोर साहब ने बात की है, वो स्ट्रेच करवाना चाहेंगे, एम्बेरसमेंट करवाना चाहेंगे। खाली एक देखें देख कोई मिसाइल या छोटे सी चीज भी अगर अच्छा, कैरियर को हिट करती है। दो सवाल और मेरे हैं दोनों साहब से। एक तो अनरिलेटेड है वैसे हमारी इससे, लेकिन आज आपने देखा जो मेक्सिको में हुआ कि कई स्टेटों में आग लगी हुई है, तो स्टेट रह कहाँ गई है? मुझे तो लगता है सारा एयर कमोडोर साहब। दूसरा मैं ये कह रहा था कि ये जो नेतान्याहू ने कह रहा है कि एंटी शिया जो अलायंस है इसमें मेरे साथ इंडिया भी है और एक और यूएई की भी बात की है उसने, तो ये क्या अपने तौर पर ही वो कह रहा है या इसको कितना सीरियसली लेना चाहिए, और कितने मुसलमान मुल्क जो हैं वो नेतान्याहू के साथ खड़े होंगे इफ़ एट ऑल अ मोमेंट कम्स जहाँ पे कोई डिसाइसिव बैटल हो? एयर कमोडोर साहब। देखिए गाय साहब, ये तो बड़ा अफसोसनाक एक मंजर होगा जिसके अंदर कोई मिडल ईस्ट के मुल्क इसमें शामिल हो और उनको कनाइवेंस दें। ये ज़रूर हकीकत है कि बहुत सारे मुसलमान और ख़ास तौर पर अरब मुल्कों ने इजराइल को एज ए स्टेट तस्लीम किया हुआ है, लेकिन जब तक तस्लीम किया हुआ है और स्टैंड अलोन वो अपना बायलैटरल रिलेशन रखें, वहाँ तक तो हमें किसी को ज़ाहिर एतराज़ नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ऐसी कनाइवेंस जो एक थर्ड मुल्क या ख़ास तौर पर फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो, तो वो बहुत ही अफसोसनाक एक मौका होगा और एक और धचका लगेगा हमारी मुसलमान यूनिटी को। यूँ समझ लें जो ऑलरेडी इतनी शैटर्ड है, हमारे 50-55 मुल्क हैं हमारे मुसलमान मुल्क, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कंसोलिडेटेड कोई नहीं जिसको कहते हैं ना रेजिस्टेंस दे सके, और ख़ास तौर पर ऑलमोस्ट जो इतने महीनों तक और सालों तक वो इजराइल की जो बमबारी जारी रही गज़ा पर, उसमें भी हमारे तफरकात रहे और कोई बमबारी को रोकने में कामयाब नहीं हुए। और उसके अंदर भी यही कहा जाता था कि बहुत सारे मुल्कों की इंटरेस्ट या कॉमन नेशनल जो इंटरेस्ट है वो इजराइल के साथ शायद ज़्यादा है, जिसकी वजह से फ़लस्तीन के हक़ में वो इस तरह नहीं बोलते। मैं एक जुमले से सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि दुनिया में तकरीबन पिछली दिहाई में इजराइल ने तकरीबन $15 बिलियन का मिलिट्री असला बेचा है। $15 बिलियन में से 25% आप हैरान होंगे कि उसमें ये अरब मुल्कों ने खरीदा है या मुसलमान मुल्कों ने खरीदा है। तो दैट शोज के जो कॉमन नेशनल इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं इजराइल के साथ, तो जाहिर है जब असला सिर्फ आपने ऑफ द शेल्फ खरीद कर घर नहीं आ जाना होना, आपने टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हो जाते हैं उस मुल्क पर, स्पेयर पार्ट्स की, ट्रेनिंग की, अपग्रेडेशन की, सॉफ्टवेयर सप्लाई की, हर चीज़ों में आप फिर इजराइल पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो फिर आप काइंड ऑफ ऑब्लिगेटरी हो जाते हैं ऐसे मुल्कों की बात मानने के लिए जिसके आपकी टेक्नोलॉजी, आपका वेयर हाउस, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, आपकी सर्वेलेंस, आपका एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल फायरिंग अगर उन पर डिपेंडेंट है तो फिर आपकी मजबूरियां बन जाती हैं। मेरा ख्याल है कि मैं यही ऐड करना चाहूँगा, जब तक कोई फॉर्मल डिनायल या एक्सेप्टेंस नहीं आती दूसरे मुल्कों की तरफ।